जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल मैथ्स बर्नर में। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 7 और इसमें हम करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो इनका। इसमें हम सीखेंगे इनके कुछ इंपॉर्टेंट्स फॉर्मूलेज जो कि हमारे पेपर में आने वाले हैं। इसमें सभी क्वेश्चंस हम नहीं करने वाले एनसीईआरटी के, इसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन सीखेंगे और उनके एक दो क्वेश्चंस हम इसमें ट्राई करने वाले होंगे। ठीक है, तो आइए अपना वीडियो में स्टार्ट करते हैं। आगे चलने से पहले बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप इस टेलीग्राम आईडी पर जाकर ले सकते हैं और आप मुझसे इंस्टाग्राम और फेसबुक से भी जुड़ सकते हैं और इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जाके इसको डायरेक्ट आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो आइए अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी सी चीज़ हमें ग्राफ के बारे में पता होनी चाहिए जो कि क्लास 9 में हमें पढ़ी होंगी, तो उन्हीं को एक बार थोड़ा सा रिमाइंड आउट कर लेते हैं। मतलब कि अपने को ग्राफ इस तरीके से मिलता है ना, तो ये जो चीज़ है जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस कहते हैं। तो ये हो जाएगी प्लस एक्स एक्सिस एंड दिस वन इज माइनस एक्स एक्सिस। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस एक्स एक्सिस। अप वाली ऊपर वाली क्या हो जाएगी, प्लस वाई एक्सिस, और नीचे वाली क्या हो जाएगी, माइनस वाई एक्सिस। और ये जो बीच में जहाँ पे दोनों चीज़ें मीट करती हैं इनको हम कहते हैं ओरिजिन, इनको हम कहते हैं ओरिजिन। और इस ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है वो कहलाता है 0 0। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट हमें ध्यान रखना हमेशा कि ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है हमेशा 0 0 ही होता है। इसके बाद इसको हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इस वाले को हम फिर सेकंड क्वाड्रेंट कहेंगे, इसको हम लोग फिर थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं और इसको हम लोग फिर फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 इस तरीके से 4 क्वाड्रेंट होते हैं अपने पास। और इसमें हमें ध्यान देना पड़ेगा कौन से क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यू दे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या मिलने जा रहा है, दोनों ही वैल्यू पहले प्लस और फिर वाई की बात कर रहे हैं तो दोनों ही वैल्यू प्लस और प्लस होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस और प्लस होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही वैल्यू माइनस माइनस होती हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स हमारा प्लस और वाई हमारा पास माइनस होता है। ये हमारे पास बन चुका है छोटा सा इंट्रोडक्शन जो कि हम लोग 9th क्लास में हम सीखना चाहिए था, हमने सीखा है, जो कि हमने 9th क्लास में सीखा है। और एक चीज़ और है कि एक्स एक्सिस को हम लोग एप्सिका कहते हैं, एप्सिका के नाम से भी जानते हैं, और वाई एक्सिस को हम लोग ऑर्डिनेट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब बारी है हमारे पास क्लास 10th के जो हमें सीखना है क्लास 10th में। ठीक है, तो क्लास 10th में हमें क्या होता है कि हमें जैसे दो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। सबसे पहला जो चीज़ है वो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स का है कि कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि ये अपने पास ग्राफ है और हमें कुछ कोऑर्डिनेट्स मान लीजिए दे दिए जाते हैं, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और इधर मान लीजिए कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। इधर की तरफ -1 -2 -3, इधर की तरफ -1 -2 एंड -3। अब हमें जो कोऑर्डिनेट दिया गया है, मान लीजिए कि अपने को कोऑर्डिनेट दे रखा है 3 and 2, तो हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले जो वैल्यू दे रखी होती है वो होती है x की और दूसरी वैल्यू होती है y की। तो 3 और 2 को अगर मैच कराऊंगा तो देखिए 3 और 2 को यहाँ जाके कहीं दोनों मिलने वाले हैं दोनों। ठीक है, तो ये जो कोऑर्डिनेट बनेगा यही बनेगा अपने पास 3 and 2। तो इस तरह से हमें कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करने की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है, तो छोटा सा इंट्रोडक्शन जो था, बेसिक इंट्रोडक्शन, ऐसे क्वेश्चन हमारे पेपर में नहीं आने वाले। अब जो क्वेश्चन पेपर में आएंगे वो हमें थोड़ा सा सीखने की जरूरत है, उसको देखते हैं ज़रा। तो हमारे पास सबसे पहले चीज़ है वो है डिस्टेंस फार्मूला। कि डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है उसको पहले देखते हैं। हमारे पास दो कोऑर्डिनेट दिए जाएंगे। मान लीजिए कि एक ए कोऑर्डिनेट है जिसका कोऑर्डिनेट हमें x1 y1 दे रखा होगा, एक और बी कोऑर्डिनेट है जिसका कोऑर्डिनेट मुझे x2 y2 दिया हुआ होगा। मुझे बोल दिया जाएगा कि इसके अंदर क्वेश्चन इस तरीके से है कि इसका डिस्टेंस निकाल के बताओ या फिर फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ द कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, इसका डिस्टेंस फार्मूला का जो फार्मूला होता है वो हो जाएगा AB = x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, और ये चीज़ आ जाता है फिर रूट में।
ठीक है। तो ये हमारे पास ए बी का फॉर्मूला होता है। इसके ऊपर एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल सिंपल सा है। अगर बोल दिया जाए कि फाइंड डिस्टेंस बिटवीन 4 3 एंड 7 1। तो मान लीजिए कि मुझे 4 3 एंड 7 1 के बीच में बोल दिया जाए कि डिस्टेंस निकाल के बताओ। हम कैसे निकाल पाएंगे कि हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यही फॉर्मूला हमें लगा लेंगे कि हम लोग मान लेते हैं कि ये हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, एक ए है एक तरफ बी है। एक तरफ हमें 4 और 3 दिया हुआ है और दूसरी तरफ मुझे 7 और 1 दे रखा है। मुझे इनकी जब वैल्यू निकालनी होगी तो मैं क्या कर सकता हूँ, ए बी की वैल्यू x2 में से x माइनस करेंगे, मतलब तो मैं क्या करूँगा 7 - 4 का स्क्वायर प्लस 1 - 3 का स्क्वायर और फिर आ जाता है ये रूट के अंदर। तो 7 - 4 का मतलब 3 का स्क्वायर बन जाएगा प्लस 1 - 3 का मतलब -2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, 3 का स्क्वायर होता है 9 और -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। -2 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा देख लीजिए, -2 मल्टीप्लाई -2 करेंगे तो 2 to the 4 होता है और माइनस का साइन क्या होता है प्लस होता है, माइनस प्लस हो जाता है, इसलिए हम लोग +4 का साइन लेकर चलेंगे और इसके बाद रूट लग जाएगा। तो मतलब कि √13 यूनिट्स इसका आंसर हमारे पास बन जाएगा। तो इस तरीके से बहुत छोटा सा क्वेश्चन मैंने लिया है डिस्टेंस फार्मूला का। एक और ज़रा क्वेश्चन लेने की कोशिश करते हैं। अब अगर हमें डिस्टेंस फार्मूला निकालने आ गया तो अब हमें कुछ एक अलग तरह का क्वेश्चन मिलता है कि हमें क्या देगा कि एक ऐसे सिंपल एक कोऑर्डिनेट दे देगा, कोई सा भी कोऑर्डिनेट होगा, मुझे नहीं पता कैसा कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है, हमें क्वेश्चन में नहीं पता चलेगा। हमें दे देगा कि कोऑर्डिनेट है जिसका ABCD वैल्यू है और इनके सभी के हमें कोऑर्डिनेट्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल का हमें सभी का कोऑर्डिनेट्स भी हमें मिल जाएंगे। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बताना पड़ेगा कि रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है, स्क्वायर है या फिर रोम्बस है। इसी तरीके का फिर ट्रायंगल के अंदर भी आता है कि कौन सा ट्रायंगल है, कि हमारे पास ये सिलेंडर ट्रायंगल है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है या फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल है या फिर राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसको समझते हैं ज़रा कैसे बताने की कोशिश करेंगे कि हमें क्या करना पड़ेगा कि अगर मुझे क्वाड्रिलेटरल की बात की जाए, पहले देखते हैं क्वाड्रिलेटरल के लिए। अगर हमें क्वाड्रिलेटरल की बात की जाए तो हमें ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि हमें सबसे पहले AB की वैल्यू निकाल देंगे, BC की वैल्यू निकाल देंगे, CD की वैल्यू को निकाल देंगे एंड DA की वैल्यू निकाल देंगे। जब सारी वैल्यू निकल जाएगा चारों के चारों, फिर हमें AC की वैल्यू एंड फिर हमें लास्ट में DA की वैल्यू, ये 6 लेंथ हमें टोटल निकालनी पड़ेगी किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर। जब ये सभी चीज़ें निकल जाएंगी तो अब देखिए प्रॉपर्टी कैसे होगा। अगर ये चीज़ रेक्टेंगल इसको बनना होगा तो कैसे होगा, इसका क्या चीज़ आना चाहिए कि इसके अपोजिट साइड्स जो होते हैं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, कि इनके अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एंड इसके जो डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल मीन्स AC एंड BD जो है, AC एंड BD, ये क्या था BD था, सॉरी ये BD है। AC एंड BD क्या भी, ये भी डायगोनल्स आर इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर ये चीज़ मेरे पास फॉलो हो पा रहा है तो मतलब क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा। अगर उसी तरह अगर इसको पैरेललोग्राम बनाना हो या बन रहा हो तो कैसे पहचानेंगे हम लोग कि इसका ओनली एंड ओनली अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो पैरेललोग्राम इस तरीके से बन सकता है। और फिर इसी की तरह अगर हम लोग स्क्वायर को अगर चेक करना हो कि स्क्वायर कैसे बनेगा, तो स्क्वायर को चेक कर लेते हैं। स्क्वायर का क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, सभी साइड्स इक्वल होती हैं एंड इसके जो फिर डायगोनल्स भी होते हैं ये भी बराबर होते हैं, डायगोनल्स आर इक्वल। ठीक है, एंड लास्ट रह गया अपने पास एक रोम्बस हो गया। ठीक है, इन चारों में से कोई ना कोई बनता है हमेशा। क्वाड्रिलेटरल की अगर बात करें तो इन चारों से अलग क्वेश्चन नहीं बनने वाला। तो रोम्बस कैसे हो जाएगा कि रोम्बस अपने पास क्या होता है, इसकी सिर्फ ऑल साइड्स आर इक्वल होती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन कर पाएंगे। तो ये तो अपने पास सिंपल सा क्वाड्रिलेटरल के बारे में देख लिया पे। अगर हम लोग अब देखें
ट्रायंगल्स के बारे में, तो उनको एक उसके लिए भी देख लेते हैं एक बार जैसे यहाँ को अलग से दिखा देते हैं ट्रायंगल का, कि अगर हम ट्रायंगल की बात करें तो सबसे पहले जो ट्रायंगल हम समझ लेते हैं एक फिगर बनाते हैं। सबसे पहले ए बी और सी, इसका जो मुझे कोऑर्डिनेट्स दिया रहेगा तो हम पहचानेंगे कैसे कौन सा कोऑर्डिनेट है, कौन सा ट्रायंगल है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ए बी की वैल्यू निकालनी है, बी सी की वैल्यू निकाल देनी पड़ेगी और हमें फिर सी डी की वैल्यू निकालनी है। तीनों वैल्यू निकल जाए तो हमें, अगर सबसे पहला चीज़ है स्केलेन ट्रायंगल के लिए, स्केलेन ट्रायंगल क्या होता है, इसका ऑल साइड्स आर डिफरेंट या अनइक्वल कह लीजिए, कि इनकी सभी साइड्स अलग अलग आएंगे। अगर तीनों साइड्स अलग अलग आ रही है मतलब स्केलेन ट्रायंगल है। उसी तरह अगर हम दूसरे नंबर पे बात करें जिसका नाम कह सकते हैं हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, तो इसका क्या होता है, ओनली टू साइड्स आर इक्वल, इसकी कोई भी दो साइड्स अपने पास इक्वल आ सकती हैं, तो इसके आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा। और फिर उसी तरह अगर हम तीसरे ट्रायंगल की बात करें जिसका नाम होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो ये क्या बन जाएगा, इसकी ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, इनकी सभी की सभी साइड्स क्या हो जानी है, इक्वल। तो ये हमारा बेसिक है कि क्वाड्रेटर को हम कैसे पहचानेंगे कौन सा क्वाड्रेटर है, और हमें ट्रायंगल को हम कैसे पहचानेंगे कौन सा ट्रायंगल। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, ये तो इनको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरह हमें लेके चलना है। एक क्वेश्चन समझते हैं इसके ऊपर ज़रा। देखिए क्वेश्चन इसका इस तरीके से आ सकता है कि चेक whether the type of quadrilateral, कि ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल हमें दे रखा है वो हमें बताना है। तो अगर इसके कोऑर्डिनेट्स हमें क्या दे रखे होंगे, कोऑर्डिनेट्स मान लीजिए कि हमें कोऑर्डिनेट्स इसके ए की वैल्यू हमें 1 7, उसी तरह बी की वैल्यू हमें 4 और 2, सी का वैल्यू हमें -1 एंड डी का वैल्यू हमें मिल रखा होगा -4 और 4। तो ये अपने पास एक क्वेश्चन है, इसको करके देखते हैं जैसा। तो इसको हम कैसे कर पाएंगे, सबसे पहले एक छोटा सा फिगर बनाते हैं क्वाड्रिलेटरल का, कि हम लोग इसके अंदर क्या बनाने वाले हैं, ए बी सी एंड डी। ए को हम रखेंगे 1 7, बी को हम रखेंगे 4 2, सी को हम रखेंगे -1 एंड डी को हम रखेंगे -4 और 4, ठीक है। अब हमने क्या देखा था, हमें चारों साइड्स पहले निकाल लेनी है, ए बी बी सी सी डी एंड डी, एक एक करके सबके निकालते हैं। सबसे पहले तो ए बी का अगर डिस्टेंस निकालूंगा तो ए बी के लिए डिस्टेंस अगर बात करें तो 4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 7 का होल स्क्वायर आ जाएगा, और इसके ऊपर आ जाएगा रूट। फिर अपने पास हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, और इसके ऊपर भी आ जाएगा क्या, रूट। 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस और -5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा ना, और ये हो जाएगा अपने पास √34 यूनिट, √34 यूनिट। तो अपने पास ए बी की वैल्यू आ चुकी है। इसी तरह अब हम रखेंगे बी सी की वैल्यू को। बी सी की वैल्यू अगर देखें तो अपने पास आ रहा है 4 - -1 का स्क्वायर, सॉरी होल स्क्वायर ना, तो इसके ऊपर ब्रैकेट लगा के होल स्क्वायर करेंगे। फिर प्लस 2 माइनस और फिर -1 का होल स्क्वायर, और फिर आ जाएगा पूरे का रूट, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 5 का स्क्वायर आ जाएगा, एंड इसको हम 2 वाले को सॉल्व करेंगे तो ये अपने पास 3 का स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। 5 का स्क्वायर होता है 25 और 9 का स्क्वायर होता है क्या, 3 का स्क्वायर होता है 9, जो कि दोबारा से वैल्यू आ रही है 34 यूनिट्स, ठीक है। अपने पास दो साइड्स इसके बराबर आ चुकी हैं। इसके बाद हमें ज़रूरत है सी डी की वैल्यू निकालने का। सी डी का दोबारा देखते हैं, सी डी का अपने पास मिल जाएगा, यहाँ से अपने को -1 -4 और फिर पूरे का स्क्वायर प्लस -1 -4 और इस पूरे का फिर स्क्वायर, और ये आ जाएगा रूट में, ठीक है। -1 -4 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं
3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर लिख देंगे और ये बन जाएगा अपने पास -5 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है 9 और 5 का स्क्वायर 25। ये देखिए दोबारा से वैल्यू मेरे पास कितना आ रहा है, √34 यूनिट्स ही बन जा रहा है। फिर हमको लास्ट निकालना जो कि वो है AD की वैल्यू। AD की वैल्यू की हम बात करें तो -4 -1 का होल स्क्वायर एंड प्लस 4 - 7 का होल स्क्वायर और इसके ऊपर आ जाएगा ये रूट। फिर आ जाएगा इसकी वैल्यू अगर चेक करें हम लोग तो ये हो जाएगा अपने पास क्या चीज़, -4 -1 था सॉरी, ठीक है। इसके बाद हमारे पास बन जाएगा ये -5 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर और उसके ऊपर रूट आ जाएगा। 5 का स्क्वायर 25 प्लस -3 का स्क्वायर होता है 9 और इसकी वैल्यू आ जाएगी दोबारा से √34। देखिए यहाँ पे हमारी साइड्स तो बराबर आ चुकी हैं। अभी तक हो सकता है कि स्क्वायर और रोम्बस में से कुछ भी ये बन सकता है। अब हमें बात करनी है डायगोनल्स को लेकर के, डायगोनल्स के बराबर हैं कि नहीं है। तो हम लोग डायगोनल के लिए क्या करना पड़ेगा, AC की वैल्यू निकालते हैं और BD की वैल्यू निकालते हैं। तो पहले AC लेते हैं। AC के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 - -1 का पूरे का होल स्क्वायर प्लस 7 - -1 इस पूरे का फिर होल स्क्वायर और फिर आ जाएगा कंप्लीट ये चीज़ रूट के अंदर। 1 - -1 तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस और 7 - -1 तो प्लस हो जाएगा 8 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर देंगे। 2 का स्क्वायर था 4 और 8 का स्क्वायर क्या होता है 64। सॉल्व करेंगे अपने पास तो √68 यूनिट्स अपने पास AC की वैल्यू आ गई। इसी तरह हम निकालेंगे BD की वैल्यू। अगर ये भी वैल्यू इसके बराबर आ जाती है तो डायगोनल्स भी हमें बराबर आ जाएंगे। तो BD की वैल्यू चेक करते हैं। BD की वैल्यू अपने पास बन रहा है 4 - -4 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। रूट डाल देते हैं, रूट इसके ऊपर डल चुका है। यहाँ से बन रहा है 4 + 4 8 लिख देते हैं डायरेक्टली, 8 का स्क्वायर प्लस और ये बन रहा है -2 का होल स्क्वायर रूट के अंदर। तो देखिए यहाँ भी 64 + 4 आ रहा है रूट में और ये वैल्यू बनेगा √68 यूनिट्स। ये भी √68 यूनिट। तो यहाँ से हमें क्या समझ आ रहा है, सभी के सभी साइड्स देख लीजिए, AB BC CD और DA अपने पास ये सारी के साइड्स यहाँ पर हमको बराबर मिल चुकी हैं। उसी तरह हमें डायगोनल्स जो हैं ये भी बराबर हमको आपस में दोनों मिल चुके हैं। तो इसके साइड से बराबर हैं, डायगोनल्स भी बराबर हैं। इस हिसाब से अगर हम कहें तो ABCD क्या हमारे पास बन रहा है, ABCD इज अ स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं। तो हम पहले क्या करना है, सारी के सारी साइड्स निकाल लेंगे, डायगोनल निकाल लेंगे, तब हम बता पाएंगे कि वो क्या चीज़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये अपने पास इस तरह के क्वेश्चन आते हैं डिस्टेंस के ऊपर क्वेश्चंस। अब हम देखते हैं सर नेक्स्ट टॉपिक जो कि है सेक्शन फॉर्मूला। ये क्या कहना चाहता है सेक्शन फॉर्मूला। मान लीजिए कि अपने पास ये एक लाइन था, इसको हम कहते हैं A पॉइंट, इसको हम कहते हैं B पॉइंट। इसका कुछ कोऑर्डिनेट हमें दे रखा है, मान लीजिए x1 y1 दे रखा है और इस वाले का कोऑर्डिनेट x2 y2 दिया हो। एक लाइन इसको ऐसे कट करके निकल जाती है, ठीक है। और यहाँ जहाँ से कट करके निकलती है इसको हम लेते हैं P और इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा x एंड y। अब ये लाइन जो कट करके निकली है, ठीक है, इसका कुछ ये पूरे AB लाइन को हमें कुछ रेशियो में काट के जाएगा। तो मान लेते हैं कि m/n में अगर कट करके जाता है तो P का जो जहाँ से कट करके जा रहा है वो P का x एंड y की वैल्यू क्या आने वाली है, हमें ये सिखाता है सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। तो अगर मैं P के x की बात करूँ, तो अपने पास फॉर्मूला क्या बन सकता है, mx2 + nx1 अपॉन m + n। ये है x के लिए फॉर्मूला। इसी तरीके से अगर हम बात करें y के लिए फॉर्मूला तो अपने पास बन जाएगा my2 + ny1 अपॉन m + n। यही दो फॉर्मूले हैं हमें मिल रहे हैं यहाँ पे, जो कि हमें सेक्शन फॉर्मूला के लिए यूज़ करने की ज़रूरत है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरीके का आएगा कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 4 - 3 and 8 5 in the ratio 3:1 इंटरनली।
कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन, इसको समझते हैं जरा फिगर से। मान लीजिए कि एक लाइन दे रखा था, ये ए पॉइंट है एंड ये जो है बी पॉइंट है। ए हमें दे रखा है 4 और -3 और बी पॉइंट हमें दे रखा है 8 और 5। इसको कोई लाइन कट कर जाता है और इस पॉइंट का नाम मान लीजिए पी, एक्स और वाई की वैल्यू हमें निकालनी है जब इसको 3:1 में कट करके निकल जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर हमें क्या चीज़ समझना है, कैसे करेंगे हमने देखा अभी पी एक्स का फॉर्मूला। तो एक्स का जो फॉर्म निकाल दो, क्या हमने देखा अभी mx2 + nx1 अपॉन m+n। ठीक है, तो इसके हिसाब से क्या बन जाएगा 3 × 8 + 1 × 4 अपॉन 3 + 1, तो ये जाएगा 24 + 4 अपॉन 4, तो 28/4 मतलब कि 7। उसी तरह अगर हम लोग पी वाई की वैल्यू भी निकाल लें तो यही फॉर्मूला बनेगा, बस x की जगह क्या बन जाएगा y आ जाएगा अपॉन m+n। तो इसके हिसाब से क्या बन रहा है 3 × 5 + 1 × -3 अपॉन 3 + 1, तो 3 5 जब 15 एंड 1 को जब मैंने -3 से किया तो -3/4, तो 12/4 मतलब कि 3 आंसर आ गया। तो इसका मतलब जो p का जो मेरा x एंड y था वो वैल्यू क्या आ चुकी है p 7 और 3, तो ये इसका आंसर निकल जाएगा। मतलब ये हुआ कि ये जो पॉइंट है 7 3 ये p का x और y की वैल्यू है और ये लाइन यहीं से गुजर के जा रही है, जिसकी वजह से a और b का लाइन 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है। ठीक है, तो ये तो रेशियो निकालने वैल्यू निकालने का क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन करते हैं जिसमें हमें रेशियो निकालने को बोला जाता है। सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है कि इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट -4 6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइन द पॉइंट्स a -6 10 एंड b 3 and -8। इसको फिगर से समझाने की कोशिश करता हूँ आपको कि हमें एक लाइन सेगमेंट दिया हुआ था, इसकी नाम हमें a एंड b दिया हुआ है। a की वैल्यू हमें -6 और 10 दिया हुआ है और b की वैल्यू में क्या है 3 और -8 दिया हुआ। अब क्या होता है कि यहाँ से जो लाइन गुजर के जाती है, इस बार हमें इसकी वैल्यू कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं -4 और 6। हमें कितने रेशियो में काट के गया है बस ये बताना है, रेशियो में बताना है। तो जब भी रेशियो जब निकालना रहता है तो हम क्या करेंगे, लेट द रेशियो को ही हम लेट कर लेते हैं। तो लेट द रेशियो बी k/1, हम लोग हमेशा k/1 ही मानेंगे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, m और n नहीं माने, k/1। तो एक बार रख लेते हैं, यहाँ पर हम k रख लेते हैं, y1 रख लेते हैं। अब p में से मुझे जिसकी वैल्यू पता है, चाहे x की चाहे y की, आगे क्वेश्चन आएंगे जिसमें से हमें कोई ऐसी एक की वैल्यू पता हो फिर भी हमें बोला जाए कि रेशियो निकाल के बताओ। तो जिसकी वैल्यू पता है p में से उसी का फॉर्मूला हम लगाना पड़ेगा। तो हमें यहाँ दोनों पता है, मैं दोनों में से कोई सा लगा सकता हूँ। तो अगर मैं पी वाई का फॉर्मूला लगाऊंगा तो अपने पास आ रहा है k × -8 + 1 × 10 अपॉन k + 1, और पी वाई का जो वैल्यू आ रहा है वो 6 के बराबर है, तो 6/1 कर सकता हूँ। इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास आ रहा है -8k + 10 अपॉन k + 1 = 6/1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो अपने पास वैल्यू आ रहा है -8k + 10 = 6k + 6। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा -14k और ये चला जाएगा -4। तो दोनों तरफ से माइनस कट हो जाएगा, k की वैल्यू क्या आ जाएगी 4/14 मतलब कि 2/7। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो k की जो वैल्यू आ रही है वो 2/7 हुआ, मतलब ये हो गया इसका कि 2:7 में डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। ठीक है, तो इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं रेशियो के ऊपर। और भी टाइप के क्वेश्चंस हैं जिसमें हमें ट्राइसेक्शन, क्वाड सेक्शन में और इक्वल डिस्टेंस के नाम से भी देते हैं क्वेश्चन। हाँ, एक चीज़ और है कि जब भी कोई कोऑर्डिनेट बोला कि इक्विडिस्टेंट हूँ मैं, ठीक है, जैसे कि ये हमें वैल्यू दी गई है a एंड b, ठीक है, इसका कुछ कोऑर्डिनेट हो जाएगा। इसका मान ही लेते हैं x और y1 है और इसका कोऑर्डिनेट x2 एंड y2 है। ठीक है,
अब यहाँ पे बोल दिया कि जो P पॉइंट है ये बिल्कुल बीच में है, बिल्कुल बराबर डिस्टेंस पर है A और B से, दोनों से ही, ठीक है। तो इनका हमें x और y बताना। तो जब भी ऐसा केस बने तो रेशियो हमेशा 1:1 ही होता है। जब भी बराबर या बोले मिड पॉइंट है तो रेशियो हमेशा 1:1 होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जब भी ऐसा हो तो सिंपल सा एक फॉर्मूला बन जाता है, Px का फॉर्मूला x1 + x2/2, ठीक है। जब भी रेशियो 1:1 बने तो ये फॉर्मूला हम लगा सकते हैं x के लिए, और उसी तरह y का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, y1 + y2/2, ये फॉर्मूला हम लगा सकते हैं फिर y के लिए, ठीक है। तो ये था इसके अंदर सेक्शन हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर, ठीक है। लास्ट में जाने से पहले दोबारा बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप इस टेलीग्राम आईडी पर जाके ले सकते हैं, और आप मुझसे इंस्टाग्राम और फेसबुक से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए चैनल को, जिससे आपको और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे, और शेयर करिए दोस्तों के साथ, और कमेंट करके बताइए कैसा लगा है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।